हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट लेने जा रहे हैं, दैट इज लेबर कॉस्ट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज लेबर कॉस्ट। Labor cost is a significant element of the total cost of production. Efficient and effective utilization of labor is an important need of the modern business world. लेबर कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट होता है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। और एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर जो है, मतलब उसका इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया जाए, ये आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट नीड हो चुकी है, बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि अगर लेबर एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी, इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगी, हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो हमारी प्रोडक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे प्रोडक्शन कम हो सकती है एज़ कंपेरिजन टू जो भी हमने अपना स्टैंडर्ड सेट किया हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, प्रोडक्शन रुक भी सकती है, ठीक है, टाइम वेस्ट जा सकता है हमारी लेबर का। तो इसलिए इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन मेन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का मेन वे है कि इनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द लेबर इज नोन एज लेबर कॉस्ट। तो मतलब एक तरह से ना लेबर एक पेरिशेबल कमोडिटी है, हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए उनका, ठीक है। और लेबर पर जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सबको टोटल किया जाएगा तो वो टोटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर इज नोन एज लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट द कंट्रोल ऑफ द लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो पर यूनिट प्रोडक्शन भी तो कम ही आएगी, ठीक है ना। तो हमारा पर्पस रहता है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का मेनली कि हम हर एलिमेंट की कॉस्ट को कैसे कम ला सकते हैं और प्रॉफिट को कैसे हम ज़्यादा यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेबर कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइम्स या फिर कैन बी ऑफ 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइप्स, सॉरी। फर्स्ट होती है डायरेक्ट लेबर, सेकेंड होती है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन सी लेबर होती है? वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने अपना फर्नीचर बनाने को दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कारपेंटर जो उसमें इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो वो कौन सी लेबर हुई? डायरेक्ट लेबर, ठीक। अब प्रोडक्शन प्लेस पर जितने भी वर्कर मशीनों पे काम करते हैं हम उन्हें क्या कहेंगे? डायरेक्ट लेबर। फिर इनडायरेक्ट लेबर क्या है? वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती बट उसी प्लेस पे कुछ ना कुछ वर्क कर रही है, जैसे स्वीपर्स प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है, फॉरमैन, वॉचमैन, टाइम कीपर, ये सब डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है बट इनके बिना भी गुजारा नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेजेस की तरफ। एलिमेंट्स ऑफ वेजेस के अंदर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है मॉनेटरी पेमेंट, सेकेंड आता है नॉन मॉनेटरी। मतलब वेजेस को आप किस किस टाइप में दे सकते हो? मॉनेटरी भी दिया जा सकता है और नॉन मॉनेटरी भी। मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म में, और नॉन मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म में नहीं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देकर, ठीक है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देकर। सो मनी के टर्म में क्या क्या दिया जा सकता है? सैलरी, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ठीक है, आप लोग टैक्स में सारे अलाउंसेस पढ़ते होंगे, ठीक है। कन्वेयंस अलाउंस, बोनस, मतलब ये सब मनी की फॉर्म में दिया जा रहा है आपको। पेंशन, ओवर टाइम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट, हॉलीडे पे, लीव पे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ में एम्प्लॉयर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन डालता है, ठीक है। सो ये सब क्या है? मनी की टर्म में। और नॉन मॉनेटरी, हाउसिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटीज़, कन्वीनियंस फैसिलिटीज़, ये फैसिलिटीज़ दी जा रही है। मतलब कि यहाँ कैश नहीं दिया जा रहा, क्या कहा जा रहा है कि आप इस घर में रह सकते हो फ्री में विदाउट रेंट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये फैसिलिटी हुई। कहने को ये भी तो वेजेस का ही सिस्टम हो। अगर आप अपना घर लेके रहते तब भी तो पैसे देते, रेंट देते, और कंपनी ने अगर आपको प्रोवाइड कर दी अकोमोडेशन, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, है तो एक तरह से वेजेस ही, है ना। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटीज़। मान लीजिए आपके घर में से कोई बीमार होता है और आपको फ्री में इलाज कंपनी करवा के देती है, या बिजनेस जहाँ पे भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं वो करवा के दें, तो क्या हुआ? मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो मतलब यहाँ आपको कैश नहीं दिया गया बट आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड
की गई। एजुकेशनल फैसिलिटी, आपके बच्चे को आपके जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आप हमारे स्कूल में डाल दो, ठीक है, फ्री में पढ़ेंगे। तो इस तरह से कैंटीन में आप दिन में एक टाइम जो है, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि डे जो मील होता है वो फ्री होता है, लाइक कैंटीन से ही फैसिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एलिमेंट्स ऑफ वेजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर लेबर कोस्ट। कंट्रोल ओवर लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट कंट्रोल एम्स एट द कंट्रोल ऑफ लेबर कोस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि लेबर कोस्ट मैं क्यों निकाल रही हूँ, ठीक है, मेरा पर्पस क्या है ये पता लगाने का। मेन पर्पस है कि हम लेबर कोस्ट को कैलकुलेट करते समय ये देखें कि कहीं हमारी वेस्टेज तो नहीं हो रही। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसे, कहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ सकती है ड्यू टू लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो मेन मोटिव होता है लेबर कॉस्ट यूनिट वाइज जो है कंट्रोल करना। जब सभी लेबर वर्कर कोऑपरेट करके चलेंगे और पूरा ट्राई करेंगे कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो ताकि कॉस्ट कम आ जाए, तो हमारी मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना कॉस्ट को कंट्रोल करना, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए और प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है अपॉइंटमेंट है, ठीक कर लीजिएगा प्लीज़ यहाँ पे, अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। आप सही एम्प्लॉय सही प्लेस पर रखिए, मतलब जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसे अपॉइंट कीजिए। जिसको जो काम आता है अगर वही दिया जाए तो वो बहुत इंटरेस्ट लेकर करेगा ना। तो अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब सही जगह पे सही पर्सन रिक्रूट किया जाए। लेबर रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड बना के रखें, ठीक है, कि कब मतलब लेबर का जो एक कह सकते हो कि उसका पास्ट डाटा भी रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से आया है, क्या करता था, एक्सपीरियंस कितना है, प्लस उसका नेम क्या है, उसके घर का है, मतलब सारा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट एक तरह से हिस्ट्री कार्ड कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन मेथड्स। अपने प्रोडक्शन के मेथड्स को अगर लगता है आपको कि चेंजेस करने चाहिए ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, तो देखो अच्छा मेथड यूज़ करो, ठीक है। कंट्रोल ओवर अराइवल एंड डिपार्चर, जो लेबर आती है जाती है उनका टाइम नोट करवाया जाए, मतलब अटेंडेंस की जाए, ठीक है। अगर अब वो किसी काम कर रहे हैं तो कितना फ्री बैठते हैं, आप उन्हें नॉर्मल अपना एक ब्रेक दीजिए, लंच के लिए टी ब्रेक दे दीजिए, बट उसके अलावा तो नहीं ना फ्री बैठे। अगर एक सपोज कीजिए एक वर्कर आते हैं फ्री बैठ के चले जाते हैं और एक आते हैं पूरा अपना काम दे रहे हैं, ठीक है, और अब अगर वेजेस दोनों को सेम दे दे तो क्या हमारा एक जो डिसीजन है वो फेयर है? नहीं। तो हमें हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो कॉस्ट कंट्रोल होगी। अगर वो भी वर्कर काम करेगा हमारी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना कि आइडल टाइम कितना है, ओवर टाइम कौन कितना लगा रहा है, ठीक है, उसके काम के अकॉर्डिंग अगर हम उसे पैसे देंगे तो बेस्ट है, हमारी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, ठीक है, प्रोडक्शन भी प्रॉपर होगी और काम भी पूरा होगा, ठीक है। एफिशिएंट बनाए आप उन्हें, इफेक्टिवली काम कर सके वो। लेबर कॉस्ट एनालिसिस करते रहना चाहिए कि कहाँ कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है, क्या कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो कीजिए, ठीक है। डिटर्मिनेशन एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, प्रॉपर अपना सेटअप तैयार कीजिए कि कौन कितने दिन आया, कितना टाइम लगाया, कितना ओवर टाइम लगाया, ठीक है, कितना वेस्ट गया टाइम, जो भी है, किसने छुट्टी ली, तो ये सब कैलकुलेट करें, उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस दें, ठीक है। वैसे तो वेजेस डेली बेसिस होते हैं, वैसे मतलब प्रॉपर उनका पेमेंट ऑफ वेजेस का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी मैकेनिज्म ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो लेबर को कॉस्ट कंट्रोल करने में अपने अपने वे में हेल्प करते हैं, इनके बिना तो नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी इट्स नॉट प्रोडक्शन, इट्स अ पर्सनेल डिपार्टमेंट। यह डिपार्टमेंट वर्कर्स को रिक्रूट करता है और उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि वर्कर्स अपने वर्क को अच्छी तरह समझ सके। मान लीजिए कोई नया पर्सन आप रखते हैं अपने बिजनेस में, है ना, उसे आपके बिजनेस का क्या पता क्या काम चलता है, कैसे चलता है, तो आप उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे तो वो और एफिशिएंट हो जाएगा। नो डाउट उसे थोड़ा बहुत
एक्सपीरियंस भी होगा, अगर फ्रेशर भी हुआ तो विद ट्रेनिंग उसे काम समझ में आ जाएगा, तो इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो अपने काम को कर पाएंगे। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट की हेल्प से ना डिफरेंट पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है ताकि लेबर एफिशिएंट हो जाए, कॉस्ट कंट्रोल हो जाए। ठीक है, और अपॉइंटमेंट करता है नए नए वर्कर्स की, प्लेसमेंट देखता है, तो ये सब काम इसी के हैं। ठीक है, और प्लेसमेंट के पर्पज से 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके अंडर यूज किए जाते हैं। फर्स्ट आता है एम्प्लॉय प्लेसमेंट रिक्विजिशन। देखिए, एम्प्लॉय प्लेसमेंट रिक्विजिशन, पर्सनल डिपार्टमेंट ना रिक्विजिशन रिसीव्ड करने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से मतलब रिक्वेस्ट लेटर आने के बाद रिक्रूटमेंट स्टार्ट की जाती है कि प्रॉपर उनका बायोडाटा आ जाता है जब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड। फिर नेक्स्ट एक कार्ड वो अपने पास मेंटेन करके रखता है, जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट हर वर्कर का फुल रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, रिकॉर्ड लाइक जैसे मान लीजिए उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है, प्रीवियस कहाँ पे वो काम करके आया, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, कितने टाइम के लिए कांटेक्ट किया आपने उसके साथ। ठीक है, पेमेंट क्या रहेगी, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, वो हर वर्कर का अलग अलग हिस्ट्री कार्ड मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट मेंटेन कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन मेथड्स एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ ईच जॉब। इंजीनियरिंग वर्ड से ही समझ गए होंगे, है ना, कि प्रोडक्शन में क्या मेथड्स यूज़ किए जाएंगे, उसको प्रॉपर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की, हर जॉब की, हर प्रोसेस की। तो इसका काम किसका देखना है, ये काम मतलब किसको देखना होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। सो इसके मेन फंक्शंस क्या होंगे, प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लान स्पेसिफिकेशंस फॉर ईच जॉब, हर जॉब के लिए प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा इसको प्रॉपर प्लान करना। ठीक है, प्लान के स्पेलिंग प्लीज ठीक कर लीजिएगा। इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन की प्रोसेस को टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना। अंडरटेकिंग रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च के लिए भी वर्क करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करते रहना न्यू ताकि इनोवेशंस की जा सके। मेंटेनिंग सेफ्टी कंडीशंस, सबसे बड़ी बात सेफ्टी कंडीशंस को मेंटेन, मतलब सेफ्टी पूरी प्रोवाइड करना। ठीक है, कि जैसे ट्रेनिंग दे दी, अगर ट्रेनिंग नहीं दी तो मे बी वर्कर का हाथ मशीन में आ जाए, है ना। जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग दी तो ये उस मतलब नेक्स्ट इसका काम है कि प्रॉपर सेफ्टी के साथ सब काम करें। ठीक है, ताकि एक्सीडेंट्स कम हो। इंस्पेक्शन ऑफ द जॉब्स एट सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जा रही है, लाइक एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे जा रहा है काम जो भी है, तो उसको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करते रहना कि जैसा सोचा, लाइक जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। कंडक्टिंग टाइम एंड मोशन स्टडी। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट आता है जी टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, मतलब कौन किस समय पे आ रहा है, कौन किस समय पे जा रहा है, हर वर्कर का ध्यान रखना। उसका प्रॉपर एक रजिस्टर होता है, आजकल तो देखिए पंचिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर रखना। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग 2 पार्ट्स में टाइम रिकॉर्ड को डिवाइड किया गया है। टाइम कीपिंग जो है वो एक तरह से अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड, हमारे एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस और उनके फिर उसके अकॉर्डिंग वेजेस कैलकुलेशन का पूरा रिकॉर्ड टाइम कीपिंग बुक के अंदर किया जाता है। ठीक है, और टाइम बुकिंग इज द रिपोर्टिंग ऑफ ईच वर्कर्स टाइम फॉर ईच जॉब एंड डिपार्टमेंट, ताकि कॉस्ट को एनालाइज किया जा सके और अपनी लेबर कॉस्ट को डिवाइड किया जा सके डिफरेंट जॉब्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक ऐसा बुक मतलब टाइम बुकिंग में क्या हो रहा है, एक रिपोर्टिंग हो रही है हर वर्कर की हर जॉब में उसका टाइम कितना है। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज जो वर्कर्स हैं उनका क्या है, ताकि लेबर कॉस्ट को आप डिवाइड कर सके कि इस डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट कितनी आई, इस डिपार्टमेंट की कितनी आई, और अलग अलग डिपार्टमेंट के वाइज आप जो है अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी पेरोल डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का मेन वर्क क्या होगा, पेरोल से ही आप समझ गए होंगे। द पेरोल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ वेजेस और सैलरी टू ईच एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय की सैलरी का हिसाब लगाना। ठीक है, तो इसके मेन फंक्शंस क्या होंगे, वेजेस रिकॉर्ड करना कि हर वर्कर के क्या रहेंगे, वेरीफाई करना कि कितने बजे कौन आता है, कितने बजे कौन जाता है, प्रॉपर जो एक रजिस्टर मेंटेन किया होगा उसमें से चेक करना। ठीक है,
और कैलकुलेट करना कि किसके कितने वेजेस बनते हैं, पेमेंट्स देखना, सैलरी का सिस्टम देखना, समरी प्रिपेयर करना, ठीक है, और ग्रॉस इनकम और जो भी एक्स्ट्रा उनके बेनिफिट्स वगैरह बनते होंगे वो सब ऐड ऑन करके क्या लगाना, सैलरी का प्रॉपर हिसाब लगाना। तो ये मेन किसका काम होता है, पेरोल डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट आते हैं जी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ। Cost accounting department is responsible for the collection and classification of all labor cost with the help of time cards, job cards, labor cost of various jobs, work orders, etc. मतलब ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि इसने मेन देखना है कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाना है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम तो यही होगा, तो वो सारे डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करेगा रिगार्डिंग लेबर कॉस्ट, ठीक है। हर डिपार्टमेंट से जैसे टाइम कार्ड्स के जरिए, जॉब कार्ड्स के जरिए जो भी है सारी डाटा जो है कलेक्ट कर लेगा। दिस डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द वेजेस एब्स्ट्रैक्ट टू द डिटरमाइन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर ये उनको डिवाइड करेगा कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आई, इनडायरेक्ट कितनी आई, डिपार्टमेंटल कितनी आई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, जो बजट बनाया गया था और एक्चुअल जो हुआ उन दोनों में क्या वेरिएंसेस रहे, और अगर रहे तो मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो नेक्स्ट टाइम कैसे इंप्रूव किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट को जो है हेल्प करेंगे ये, ठीक है। मैनेजमेंट को नेक्स्ट टाइम के लिए डिसीजंस लेने में ये सारा डाटा जो है हेल्प करेगा, ठीक है। और एक पता भी चल जाएगा कि हमारी मैनेजमेंट, हमारी लेबर कितनी एफिशिएंट है, हमारी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। तो एक तरह से कॉस्ट कंट्रोल का मेन जो सारा देखा जाए वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी आइडियल टाइम। क्या होता है आइडियल टाइम? Ideal time is that time for which the employers pay but from he obtains no production. जैसे मान लीजिए बंदा तो रोज आ रहा है काम करने, ठीक है, आपके वर्कर्स डेली आ रहे हैं, पर एक दिन आप ही की मशीन खराब है। अब वर्कर तो आए ना, वो तो बैठ के अपना टाइम पूरा करके जाएंगे, अब वो बैठे तो वेस्ट, प्रोडक्शन भी नहीं हुई, पर हमें उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइडल टाइम मतलब वेस्ट बैठे रहे, टाइम वेस्ट गया, ठीक है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, या तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी कि काम कैसे करना है, बैड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बुरी है, मतलब उन्होंने अपना प्रॉपर प्लान तो किया नहीं, ट्रेड डिप्रेशन, मार्केट में रेट मतलब डिप्रेशन चल रहा है, सिवियर कंपटीशन, ठीक है, मशीन ब्रेकडाउन, मशीन खराब हो गई, टूट गई, ठीक है, पावर फेलियर भी हो सकता है, टाइम लॉस बिटवीन द वन जॉब एंड अदर, और वेटिंग फॉर द रॉ मटेरियल, आपका रॉ मटेरियल टाइम पे अवेलेबल नहीं था, उसका वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से आपकी लेबर फ्री बैठी है और फिर भी आपके ऊपर कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें वेजेस तो दे रही है, ठीक है। तो आइडल टाइम इज ऑफ टू टाइप्स, नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल। नॉर्मल वाले को तो अवॉइड कर सकते हो ना, एबनॉर्मल का तो चलो पता नहीं, ठीक है, नॉर्मल वाले को तो अवॉइड किया जा सकता है, ठीक। तो आप नॉर्मल आइडल टाइम जिसको अवॉइड कर सकते हो, और एबनॉर्मल मतलब जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है जी ओवर टाइम। सबको पता होगा ओवर टाइम क्या होता है, जितने टाइम का आपका काम है आप उससे ज़्यादा टाइम लगवाएं तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप एम्प्लॉयर हैं और अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम लगा के जाओ, तो ओवर टाइम हो जाएगा और ओवर टाइम की पेमेंट अलग से देनी पड़ेगी। मे बी वो बिजनेस की पॉलिसीज़ पे डिपेंड है कि वो ओवर टाइम लगवाएं तो क्या पता डबल पेमेंट करें, जहाँ 1 घंटे का 100 रुपये देना हो तो वहाँ 200 देना पड़ जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है पॉलिसीज़ के ऊपर। पर ओवर टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए कि मुझे तो सुबह 1000 यूनिट प्रोवाइड करवाने ही करवाने हैं, बट हमारी कैपेसिटी तो एक दिन में 500 यूनिट बनाने की थी, ठीक है। ऑर्डर मैंने पकड़ लिया तो सारी रात वर्कर को ओवर टाइम लगवा के 1000 यूनिट पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। इट मे बी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, दिन में मशीन खराब रही, प्रोडक्शन रुक गई और हमारा काम सारा खराब होने वाला है, तो ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। फॉर यूटिलाइजिंग द पेरिशेबल रॉ मटेरियल, ऐसा रॉ मटेरियल है जो कल तक खराब भी हो सकता है, तो आज ही यूटिलाइज करना है, तो ओवर टाइम लगा के यार ख़त्म करो, इसे बनाओ, प्रोडक्शन करो, तब भी एक हो सकता है। इट मे बी रिक्वायर्ड इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर, ऐसा तब भी हो सकता है जब वर्कर्स कम आए या शॉर्टेज हो गई, उसकी वजह से जितने आए, जितने अवेलेबल हुए, उतनों को एक्स्ट्रा टाइम लगवा के काम पूरा किया जा रहा है, तो कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया और पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।